नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम शो में जानने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में जरूर समझिए। हर्षवर्धन रुंगटा है हमारे साथ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू स्वाति। हर्षवर्धन से शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें। शो में आज हम जानेंगे क्या होते हैं ओपन और क्लोज्ड एंडेड फंड, निवेश के वक्त कैसे करें सही कैटेगरी का आप चुनाव, साथ ही कब और क्यों ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड फंड आप चुने, और क्लोज एंडेड फंड में निवेश के वक्त आपको क्या बात ध्यान में रखने की जरूरत है, ये समझेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें, हम अपने जी बिजनेस फेसबुक पेज पर लाइव भी हैं। आपके मन में कोई सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब दें। सबसे पहले हर्षवर्धन, नया साल आ चुका है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं वो निवेशक क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि एक तो कैटेगरीज इतनी सारी, ऊपर से क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड्स का भी एक पैमाना है जो उनको समझना पड़ता है। सबसे पहले अगर दोनों ही पार्ट्स में ओपन एंडेड फंड के बारे में आपसे समझना चाहें तो क्या होते हैं वो? वेल स्वाति, ओपन एंडेड फंड जैसे वर्ड है, जो शब्द है वही कहता है कि ओपन एंडेड, विच मीन्स कि वो एक निवेशक को परमिट करता है कि कभी भी आप इस स्कीम में आना चाहें आप आ सकते हैं, कभी भी आप इस स्कीम से निकलना चाहते हैं आप उसमें से एग्जिट ले सकते हैं। और जो आप उस स्कीम की करंट एनएवी होगी उस एनएवी पे आप खरीद भी सकते हैं और उस स्कीम से बाहर भी जा सकते हैं। तो कभी भी ये ओपन एंडेड होते हैं, ये ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है, ओपन फॉर रिडेम्पशन है। तो एक इन्वेस्टर कभी भी स्कीम में आ सकता है, कभी भी जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप एक ईएलएसएस या ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी अदरवाइज एक सब रिस्ट्रिक्शंस होता है कि ईएलएसएस में 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है, लेकिन 3 साल खत्म होते ही आप कभी भी उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो ओपन एंडेड फंड एसेंशियली यही होते हैं कि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप कब उसमें आए, या नए इन्वेस्टर आ नहीं सकते या जा नहीं सकते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी ओपन एंडेड फंड में काफी ज्यादा होती है और फंड का एनएवी इसमें रोजाना तय होता है, जब चाहे आपके लिए निवेश का ऑप्शन। और क्लोज एंडेड फंड्स, जैसा कि नाम यहाँ पर भी समझा रहा है हमें कि एक निवेश अवधि होती है जिसके तहत आपको क्लोज एंडेड फंड्स में निवेश करना पड़ता है। जी हाँ, सो क्लोज एंडेड फंड उसके विपरीत ऐसे होते हैं कि वो एक एनएफओ की तरह एक ओपन होते हैं कि भाई ये सब्सक्रिप्शन करना है तो आप इस दौरान, इस पीरियड में आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं मिलता है फंड हाउस के थ्रू। जब उन्हें रिडीम करना है तो ऐसा नहीं कि वो फंड हाउस के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई आज की एनएवी ये है, आप मुझे पैसे वापस दे दो। उसमें अगर 3 साल का क्लोज एंडेड फंड है या 5 साल का है तो आपको उसके पूरे इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आपको रुकना होगा। लेकिन एक छोटी सी इसमें एक फैसिलिटी जरूर होती है कि क्लोज एंडेड फंड स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं। तो जब वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके यूनिट्स जो है वो खरीद बेच कर सकते हैं। लेकिन इसकी खरीद बेच करता कौन है? जो बेचने वाला होता है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है, ऑब्वियसली, जिनके पास वो क्लोज एंडेड स्कीम की यूनिट्स हैं। और जो खरीदार होता है वो फंड हाउस नहीं होता है, वो एक दूसरा इन्वेस्टर होता है। तो मान लीजिए आपने एक क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। अब आपको अगर बेचना है, आपको रिडीम करना है, तो फंड हाउस आपसे रिडीम नहीं करेगा, आप उसे स्टॉक एक्सचेंज में किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लिस्टेड होते हैं एक्सचेंजेस पे और ये इतने पॉपुलर नहीं है, तो जो लिक्विडिटी है इसमें, मतलब बहुत मुश्किल से बिकते हैं, इतने वॉल्यूम्स होते नहीं है। और अगर आप बेचना भी चाहें तो कोई दूसरा इन्वेस्टर है, वो ये जानता है कि आप उसमें क्लोज एंडेड स्कीम है, आप उसमें निकल नहीं सकते और आप निकलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो 10 या 20% डिस्काउंट में भी आपसे कोट कर सकता है लेने के लिए। तो इलिक्विडिटी काफी है, लेकिन क्लोज एंडेड फंड का स्ट्रक्चर ये एसेंशियली यही है जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, हर्षवर्धन, एक दर्शक हमसे ये समझना चाह रहे थे कि उनको कैसे मालूम चलेगा कि एक पर्टिकुलर फंड जो है वो क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड स्कीम है? सो वेल, एक्चुअली ओपन एंडेड है तो फंड हाउस आपसे फ्रेश सब्सक्रिप्शन ले रहा है, आपको रिडेम्पशन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्लोज एंडेड है तो उसमें फ्रेश सब्सक्रिप्शन आप कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली अगर एक कोई स्कीम है, आप उसमें अगर सब्सक्रिप्शन करना, आप बोलते हैं मुझे इन्वेस्ट करना है,
वो फंड आपको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ओपन है ही नहीं, वो नए इन्वेस्टर्स के पैसे ले नहीं सकता। अगर वो लिस्टेड आप खरीदना चाहते हैं फिर भी तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाना होगा, और वहां पे कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अगर उसे बेचना चाहता है तब आप उन्हीं से वो खरीद सकते हैं। हम्म। अब कुछ फंड ऐसे होते हैं जो एनएफओ के जरिए बाजार में लाए जाते हैं, लेकिन एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी उनमें निवेश करने की सुविधा दी जाती है, तो ऐसे फंड्स कौन से होते हैं? सो वेल, ये ओपन एंडेड फंड भी है। कोई एक स्कीम लॉन्च कर रहा है तो लॉन्च के टाइम पे उसे न्यू फंड ऑफर के जरिए वो लॉन्च करते हैं अपने आप को, और जब लॉन्च हो जाता है वो बाद में ओपन हो जाता है। जब उसके यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, जो इनिशियल एनएफओ के दौरान आप इन्वेस्ट करते हैं तब उसके यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, और फिर ये ओपन एंडेड हो जाता है। मतलब इसके बाद आप कभी भी इसमें आ जा सकते हैं। तो एनएफओ को एक क्लोज एंडेड फंड, हर एक एनएफओ क्लोज एंडेड फंड है, ये बात सही नहीं है। उसका नेचर ऑफ द स्कीम क्या है कि कभी भी कोई इन्वेस्टर को अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट, तब वो ओपन एंडेड होता है। अब अगर दोनों में बेसिक जो फर्क की बात करें, क्लोज एंडेड फंड और ओपन एंडेड फंड में, आपने लिक्विडिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर कहा था, तो लिक्विडिटी फैक्टर किसी निवेशक के लिए दोनों ही तरह के फंड में कितनी ज्यादा अहम हो सकती है? क्या लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए ही इधर ओपन एंडेड फंड या क्लोज एंडेड फंड में किसी निवेशक को निवेश करने की सोचनी चाहिए? सो वेल स्वाति, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के फायदे नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें लिक्विडिटी एक पैरामीटर जरूर है। जब भी एक इन्वेस्टर, मान लीजिए मैं पैसे कहीं लगा रहा हूँ, आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल 5 साल के लिए अगर आपका लॉक इन हो जाता है, तो अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भी आप उसमें से निकल नहीं सकते। अगर आपको पैसों की जरूरत है तभी आप उसमें से निकल नहीं सकते। और अगर हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि लिस्टेड तो है, लेकिन अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई और निवेशक भी क्यों खरीदेगा आपसे ये चीज। मतलब अगर आप एनएवी पे बोलते हैं कि मुझे बेचना है, लेकिन अगर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा इन्वेस्टर भी उसमें पैसे नहीं लगाएगा। अगर पैसों की जरूरत है, आप बोलते हैं लिस्टेड है, मैं बेचना चाहता हूँ एक्सचेंज पे, तो आपका अगर डिस्काउंट टू एनएवी जाता है तब भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदे नुकसान है। अगर कोई बोलता नहीं मुझे एक्सेस चाहिए ही नहीं, तब वो फिर भी अगर सोचे तो, बट आई थिंक दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में फंड मैनेजर को एक क्लियर व्यू होता है कि इतना पैसा हमारा इकट्ठा हुआ है, अब ये 3 साल या 5 साल जो भी टेन्योर है वो पीरियड में ये पैसा रिडीम होने ही नहीं वाला है। तो फंड मैनेजर के पास एक क्लियर व्यू मिलता है कि भाई ये पैसे मैं ऐसी जगह पे लगाऊं जहां पे मैं 3 साल तक मैं रुक सकता हूँ या 5 साल तक रुक सकता हूँ। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग इसमें रिटर्न एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने देखा है कि जो क्लोज एंडेड फंड्स का इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक क्लोज एंडेड फंड्स उस लिहाज से अगर देखें तो अवॉइड करें तो बेटर ही रहेगा। ओके, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच कुछ कॉलर्स भी शामिल करते हैं शो में। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अपने बारे में कुछ बताएं और क्या सवाल आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा से। यस मैम, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। तो अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम SBI स्मॉल कैप में 2500, SMI ब्लू चिप में 2000 और रिलायंस स्मॉल कैप जो निपॉन कैप है उसमें 2000, मिराई असेस्ट इमर्जिंग फंड है शायद एक, उसमें 1000। और मैं एक और फंड जानना चाहता हूँ जिसमें मैं 2000 की और SIP कर सकूँ। और मेरा और एक बैंक में RD भी कर रहा हूँ, रिक्योरिंग डिपॉजिट 2500 रुपए की। आपको कौन से गोल के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, अगर वो भी आप क्लैरिटी दें हमें। मैम मेरे को 2030 तक घर खरीदना है। तो लगभग 50 2030 तक घर खरीदने के लिए इनका पोर्टफोलियो। ओके, हर्षवर्धन, इनके पोर्टफोलियो पर अपनी राय दीजिए। वेल अमित, आपने जो शुरुआत की इन्वेस्टमेंट से आपने बताया कि आप ये ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं 2019 से, जनवरी 2019 से आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि 5 साल बाद आपको टोटल में 10 लाख अगर एक्यूमुलेट करना है, तो मैं अगर देखूं 10,000 रुपया जो आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये 10% से भी ग्रो करता है तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। वेल ऑफ कोर्स एक बदलाव मैं आपके पोर्टफोलियो में कहना चाहूंगा कि ये निपॉन स्मॉल कैप की जगह पे आप SIP जो कर रहे हैं वो इंक्रीज करके मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में इंक्रीज कर दें। आप उसमें 1,000 रुपए कर रहे हैं और निपॉन में 2,000 कर रहे हैं, तो निपॉन की बंद करके मिराई को टोटल में 3,000 कर दें। आपने एक और चीज कही कि आपको 2,000 रुपए और इंक्रीज करना अपना इन्वेस्टमेंट, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं।
उसमें आप एक मल्टी कैप फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में ले लें तो बेटर होगा। तो मल्टी कैप में पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसमें आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी थोड़ा मिल जाता है। तो अभी ये एक्चुअली फ्लेक्सी कैप में रिकैटेगराइज हो गया है, तो आप ये एक स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप उसे कंटिन्यू करिए। ओके एक क्विक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो फेसबुक पर एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि लिक्विडिटी की बात करें क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड की, तो बहुत ही क्रिस्पली ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे समझे एक फंड में लिक्विडिटी कितनी है? ओके सर, लिक्विडिटी जब हमने कहा, हमने ये कोशिश की कहने की कि भाई जब आपको अपने पैसे चाहिए, आपने इन्वेस्ट कर लिया, मान लीजिए आपने 10,000 या 50,000 या 1,00,000 रुपया आपने एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया है और आप चाहते हैं कि मुझे पैसे वापस निकालने हैं उसमें से, तो वो लिक्विडिटी कहते हैं, कितनी आसानी से आप उसे बेच सकते हैं। बस वही उसका टर्मिनोलॉजी था, और कोई दूसरे टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहे। ओके चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। लोकेश मालवीय हमारे साथ है। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अपने बारे में कुछ बताएं और क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हेलो, गुड इवनिंग, इट्स लोकेश। एक्चुअली मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहा था। मेरे कुछ फंड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उन फंड्स में वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। जो फंड्स हैं अभी तक तो उन्होंने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था, जस्ट लास्ट 2 or 3 मंथ परफॉर्मिंग वेल, बट स्टिल जो रिटर्न है दैट इज जस्ट कमिंग 8%, very less output I'm getting. Plus my ambitious target is there ki I'm a private job. I have a private job which is quite effective. That job security is not there. One thing, and I just want to create a very corpus amount after 15 to 20 years. And I have 2 daughters, and they are still 10 years and 3 years old right now. मैं अपने लिए अपना एक घर भी खरीदना चाहता हूँ, एक गाड़ी होनी चाहिए, और इन दोनों बच्चों के लिए मैं एक अच्छी एजुकेशन प्लान कर रहा हूँ, प्लस एक रिटायरमेंट फंड मेरे पास हो। तो उसके लिए मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो को जो मैंने अभी बनाया है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं है, या मुझे इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए मैं आपसे राय मांग रहा हूँ। ऑल राइट लोकेश, तो आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर कट है, लेकिन क्या ये अमाउंट सफिशिएंट है? हर्षवर्धन बताएं इनके पोर्टफोलियो पर आए। इनफैक्ट लोकेश, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हर महीने 9,000 रुपए का है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितने आपके गोल्स हैं उतने सिर्फ 9,000 रुपए हर महीने से तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आगे जाते हुए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितना आप मैक्सिमाइज कर सकें, कि भाई अगर जितना आप बचा सकें उतना ज्यादा बचाने की कोशिश करिए। अगर ऐसे लगता है कि 500,000 रुपया भी मैं और जोड़ सकता हूँ तो उतना भी जोड़िए। ये मत सोचिए कि 1,000 रुपए से क्या होगा। धीरे धीरे का ये राशि ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स जो आपने कहा, ये बड़ी बन जाएगी। और जितना आप अपने टारगेट के पास आते हैं उतना बेटर है। जरूरी नहीं है कि पूरा फुलफिल हो, जितना पास में आ जाए उतना बेटर है। आपके पोर्टफोलियो को लेके मैंने देखा कि आपके 3 वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें आपको वैल्यू स्कीम्स अच्छी लगती हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे हम यहाँ। आपका HDFC कैपिटल बिल्डर फंड में आप जो SIP है वो बंद कर दीजिए, और टाटा इक्विटी पी फंड आपके पास ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में है तो उससे बढ़ा लीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट हो जाएगा। इतनी सारी स्कीम्स आपको पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो इसके अलावा जो स्कीम्स है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो चलिए लोकेश जी, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिला। पोर्टफोलियो में जो बदलाव किए जा सकते हैं वो आप जरूर कीजिएगा हमारे एक्सपर्ट की सलाह पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जरूर समझेंगे कि एज ए निवेशक क्लोज एंडेड स्कीम्स या फिर ओपन एंडेड स्कीम्स में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो मनी गुरु में आज हम क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स के बारे में समझ रहे हैं। हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, स्पेशली अगर हम क्लोज एंडेड फंड की बात करें, मार्केट में हमने देखा जबरदस्त रैली चालू है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। क्लोज एंडेड फंड ऐसे माहौल में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? स्वाति, जैसे मैंने कहा कि क्लोज एंडेड फंड्स के पास एक ही एडवांटेज होता है, वो ये है कि फंड मैनेजर ये जानते हैं कि ये पैसा रिडीम नहीं होने वाला। इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे को अपने यूनिट्स बेच दें वो एक अलग मैटर होगा,
लेकिन एज ए फंड मैनेजर उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 500,000 2,000 करोड़ उन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं तो ये पैसा स्कीम से बाहर नहीं जाएगा। तो फंड मैनेजर उस हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हैं, तो यही एक एडवांटेज है। अब जो आपका सवाल है कि आप अभी की जो मार्केट रैली है उसमें क्या रिटर्न, क्या एडिशनल बेनिफिट क्लोज एंडेड फंड्स को मिला, तो आई डोंट थिंक सो। आई मीन कि ऐसे स्पेसिफिक अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंसेस देखें सो ये देखा जाएगा कि ज्यादातर जो क्लोज एंडेड फंड है उन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन दिया है। सो इनफैक्ट एचडीएफसी का एचओएफ का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड है जो एक्चुअली जनवरी अभी 18 जनवरी को मैच्योर हो रहा था, उन्होंने दिसंबर में इसे ओपन कर दिया कि अगर किसी को रिडीम करना है। अगर हम उसका रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही डिसमल रिटर्न था, मतलब सिंगल फिगर्स में, लो सिंगल फिगर्स में है। तो ऐसे ही दूसरे भी क्लोज एंडेड फंड्स हैं, तो अक्सर हमने देखा फॉर वट एवर स्ट्रेंज रीजन कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। और ओपन एंडेड फंड रहता है तो इसमें एक इन्वेस्टर के पास कम से कम ऑप्शन होता है कि अगर मेरा फंड मैनेजर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मैं कोई और स्कीम में चला जाऊं। सो करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए क्या क्लोज एंडेड फंड से ज्यादा फायदा उठाया है? आई डोंट थिंक सो। क्वाइट ऑनेस्टली ऐसा कुछ मैंने फिगर्स या कोई रिटर्न के परफॉर्मेंसेस देखे नहीं है जिसमें क्लोज एंडेड फंड्स ने इसका ज्यादा फायदा उठा पाए, ऐसा हमने कहीं नहीं देख पाया। ओके। और कैसे लक्ष्यों के लिए हम दोनों ही स्कीम्स को सही समझ सकते हैं निवेशकों के लिए, स्पेसिफिकली अगर किसी को पोर्टफोलियो प्लानिंग करनी हो? तो देखिए पहले ओपन एंडेड फंड की समझ लेते हैं कि ओपन एंडेड फंड ये कहते हैं आपसे कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको एक्चुअली पैसे निकालने हैं। अभी हमने बात की, लोकेश से बात की थी, उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 15-20 साल का है और वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। सो 15 साल तक अगर वो रुक सकते हैं, ये एक्चुअली इन्वेस्टर के बिहेवियर पे ही है। अगर मैं चाहूँ एक ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना और मैं 15 साल तक उसमें से नहीं पैसे निकालूं तो वो मैं कर सकता हूँ। क्लोज एंडेड फंड में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक बार आपने इसे 5 साल के लिए लॉक इन कर दिया, आप इसमें से निकल नहीं सकते जब तक आपसे कोई यूनिट खरीद नहीं ले, और जरूरी नहीं वो आपको करंट एनएवी पे खरीदेगा। सो आई वुड थिंक कि अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक ओपन एंडेड फंड ही लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे ये टेम्पटेशन होता है कि पैसे मैं निकाल सकता हूँ तो निकाल लूं, तब आप क्लोज एंडेड फंड टाइप की स्कीम में अगर करें तो शायद खाली वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को करेक्ट कर सकता है, और कोई बाकी दूसरा एडवांटेज तो मुझे ऐसे कोई खास दिख नहीं रहा। ओके, एक सवाल भी लेते हैं। हमारे पास ईमेल पर जो आया डॉक्टर पूरणमल गुप्ता जी का, 42 साल इनकी उम्र है और इनकी म्यूचुअल फंड में 17,000 रुपए की एसआईपी है। 2010 से इन्होंने निवेश किया और 25 साल का इनका लक्ष्य है। बेटी की पढ़ाई, शादी और फिर अपने रिटायरमेंट का लक्ष्य इन्होंने सेट किया है। लेकिन कुछ स्कीम्स जो इन्होंने ली उसमें उनका जो स्कीम्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं आपसे क्या ये स्कीम्स बदलनी चाहिए इन्हें। साथ ही 5,000 रुपए की एक नई एसआईपी भी इन्हें शुरू करनी है, जिसके लिए फंड चाहते हैं वो आप इन्हें बताएं। एक और बात तो जो इनफैक्ट हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकता है समझना, वो ये है कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में ये जानना चाहते हैं कि फ़र्क क्या है। हालांकि अपने अलग अलग शोज़ में हमने ज़रूर मेंशन किया है, लेकिन दोबारा अगर आप इसे क्लैरिफाई कर पाएँ तो काफ़ी निवेशकों के लिए आसानी होगी। जी जरूर स्वाति। तो पहले डॉक्टर साहब का हम पोर्टफोलियो देखते हैं। एक चीज मैं कमेंट करना चाहूंगा कि इन्होंने 2010 से एसआईपी शुरू की है और अब हमें जनवरी 2021 में, तो करीबन 10 से 11 साल तक इन्होंने ये एसआईपी कर रहे हैं वही स्कीम्स में। तो आई थिंक दिस इज वन क्लियर आंसर। जो हम अभी से बात करें क्लोज एंडेड ओपन एंडेड की बात कर रहे हैं कि ओपन एंडेड जरूरी नहीं आपको उसमें से निकालना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने शुरू किया और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन, ऑफकोर्स जो स्कीम्स इन्होंने ली है वो एक अपने टाइम की सबसे टॉप स्कीम्स थी, लेकिन ऑब्वियसली हर एक फंड मैनेजर, हर एक स्कीम का एक साइकिल आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू करें कि आपकी स्कीम अभी भी अच्छा कर रही है कि नहीं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कैसे मार्केट के चेंजेस को अपने इनकॉर्पोरेट कर रही है। तो यस, इनकी स्कीम्स एक टाइम तो बहुत अच्छी थी, टॉप परफॉर्मिंग थी, लेकिन अभी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। इन्होंने 17,000 अपनी एसआईपी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और 5,000 जोड़ना चाहते हैं। तो मैं इनसे ये सजेशन दूंगा कि टोटल 22,000 रुपए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप इस तरीके से करें। तो उनके लिए मैं लगभग सारी नई स्कीम्स बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स प्लान में ये 5,000 करें, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000, एक्सिस मिड कैप में 5,000, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में 5,000 एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एक इंटरनेशनल फंड है, इसमें ये 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें। जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी एसआईपी ऑफ कोर्स इन्हें बंद करनी होगी और जितना भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो उसे रिडीम कर लें
और इसी रेशियो में जो मैंने अभी नई स्कीम्स की रेशियो बताया है, उसी तरह स्प्लिट करके उन स्कीम्स में ये वापस इन्वेस्ट कर दे तुरंत ही। फिर मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश ना करें कि अब मैं निकाल लूं, मार्केट गिरेगा तब वापस निवेश करूं, वो सब नहीं। तुरंत निकालिए और तुरंत उसे स्प्लिट करके नई स्कीम्स में पोर्टफोलियो रिकंसोलिडेट कर लीजिए। इनके पहली एक स्कीम में इनके पास ईएलएसएस था, मैंने अभी कोई भी पोर्टफोलियो में ईएलएसएस इंक्लूड नहीं किया। तो अगर इन्हें ईएलएसएस चाहिए तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप बंद करके उसमें जो मैंने नई सजेशन दिया वो नहीं करें। इसके अलावा मिराई एसेट टैक्स सेवर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो इनका दूसरा सवाल था कि रेगुलर प्लान ले कि डायरेक्ट प्लान ले, तो भाई डायरेक्ट प्लान एक ऑप्शन है जिसमें आप अगर जानते हैं कि ये फंड मैं खुद मैनेज कर लूंगा, मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट प्लान में जो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस है या जो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो बोलते हैं, मतलब एज एन इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली एक चार्ज देना रहता है। वो जो कॉस्ट है जो फंड हाउस आपसे लेता है, जो एनएवी में एडजस्ट हो जाता है, आप अलग से नहीं देंगे, आप एनएवी में एडजस्ट हो जाता है, तो वो जो परसेंटेज लगता है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। वो इसके लिए है क्योंकि रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मान लीजिए आपसे 1.5% ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर डायरेक्ट प्लान है कि उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कमीशन देना नहीं है, तो आपसे 1.5% की जगह आपसे 1% लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन डायरेक्ट प्लान में देना नहीं पड़ता। तो कॉस्ट इज द ओनली डिफरेंस, कि आप क्या कॉस्ट देते हैं वही एक फर्क है। बाकी इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में जा रहा है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम, कोई भी बदलाव नहीं। फंड मैनेजर भी सेम रहता है, सिर्फ कॉस्ट जो आपसे लिया जाता है वो अलग, वो कम होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। बिल्कुल, तो डायरेक्ट और रेगुलर के बीच का फर्क कई निवेशकों के लिए यहाँ पर और क्लियर करते हुए हर्षवर्धन, इनफैक्ट एक और सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि क्या पोर्टफोलियो में एक मिक्स हो सकता है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड्स का? जी हाँ, ऑब्वियसली आप रख सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि क्लोज एंडेड फंड्स अवॉइड करें। आपके पास ओपन एंडेड फंड्स में इतनी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको क्लोज एंडेड लेने के लिए कोई यूनिक बेनिफिट होना चाहिए। मतलब कि क्यों आप ऐसे स्कीम में पैसे लगाएंगे जिसमें लॉक इन है, क्या उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ आइडिया है जो मुझे ओपन एंडेड में नहीं मिल रहा? अगर ऐसा कोई आइडिया है तभी आप क्लोज एंडेड लीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि क्लोज एंडेड लेने का कोई कारण है। और क्लोज एंडेड भी उसमें आपको डेट इक्विटी दोनों ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खाली इक्विटी में ही करना है। एफएनपीज भी क्लोज एंडेड ही होते हैं उस लिहाज से। और ओपन एंडेड में आपको थीमेटिक भी मिलेगा, मिड कैप ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, सब तरह के आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्लोज एंडेड में भी मिलते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या हमारे पास मिक्स होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स आप रख सकते हैं। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि अनलेस कोई बहुत ही स्ट्रांग आइडिया है जो आपको ओपन एंडेड में नहीं मिल रहा, तो आप अवॉइड करिएगा क्लोज एंडेड फंड। ओके, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड की बारीकियां आपने समझाई हर्षवर्धन। शो में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।